स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग लीगल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। बस मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी, बस 10 मिनट आप लोग रेगुलर मुझे दे दिया करिए। कल की क्लास मैंने आप लोगों को करा दी है, जो कि 10 या 12 मिनट की क्लास थी, जिसमें मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। आज की ये वीडियो भी मैं अभी छोटे छोटे आप लोगों को वीडियो करा रही हूँ, ताकि आप लोगों में भी एक इंटरेस्ट हो सके कि हाँ मुझे पढ़ना है। दूसरा, आप लोगों में एक डर भी होगा कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम है या फिर एनुअल एग्ज़ाम है, तो कैसे तैयारी करूँ। बस आप 10 मिनट या 15 मिनट जो भी वीडियो हो, बस एक वीडियो पे आप टाइम दीजिए, तो इससे ये निश्चित कर पाएंगे जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जो लखनऊ या फिर इलाहाबाद या फिर दिल्ली या फिर अदर स्टेट या फिर सिटीज़ में जा कर के स्पेशल तरीके से तैयारी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आप उनके साथ बराबरी में आ सकेंगे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एक बार फेल हो चुके हैं और उनको ला करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, तो अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को प्राप्त करने के लिए वो तैयारी में लगे हुए हैं। और आप अभी अपने एग्ज़ाम पे पूरी तरीके से फोकस्ड है कि मुझे इंटरमीडिएट करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो आप करिए। मैं ये नहीं करिए आप ना करिए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे तो फिर ला नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस पर आप फोकस रहिए। लेकिन जो दिन में बहुत सारा समय आप लोग रीलों को देते हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियोज़ को देते हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके आप हमारी वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट जो भी रहेगा उसको देंगे, तो इससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप उनके इक्विवेलेंट हो सकेंगे। तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से अनुरोध है, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उतना करिए। और सभी लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट बनाते चलिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन के साथ में क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें। तो जब मैं बताती हूँ आप उसको वीडियो पॉज करिए, आराम से लिखिए और चीज़ों को नोट करिए। और जो भी आप लोगों की समस्या है, ठीक है, कि क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें, तो वो मैं आप सभी को सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। एक बच्चे का कमेंट था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस किया जाए। तो देखिए, सिलेबस मैंने पिछले साल का जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस है। सिलेबस में अभी मतलब कि यूनिवर्सिटी की कोई नई गाइडलाइन तो जारी नहीं की गई है, तो अपने हिसाब से मैं कोई नया सिलेबस आपको बता दूँ, ये बहुत बेहतर उपाय तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप अगर चाहते हैं सिलेबस देखना तो चैनल पे पड़ा हुआ है पिछले साल का, तो आप सिलेबस देख लीजिए। और अपनी तैयारी, मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से सिर्फ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ताकि आपका गैप ना हो कहीं से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। ठीक है, किसने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से अगर माना जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ। और अगर बात की जाए इसके विस्तार होने की या फिर अस्थायी रूप से इसको स्थापित होने की, तो ये आपका 1935 का जो अधिनियम था उस टाइम पे हुआ, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम बात करें कि अस्थायी रूप से ये पूरी तरीके से विस्तृत कब हुआ, तो ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में हुआ। और अगर बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका जो है पहली बार द्विसदनात्मक बनाई गई थी, ठीक है। अब द्विसदनात्मक बनाई गई थी, तो ये जो है आपके द्विसदन थे। पहला सदन जो था ऊपरी सदन, ठीक है, जिसे हम ऊपरी सदन कहते हैं, उसका नाम था, नोट कर लीजिएगा, उसका नाम था राज्य परिषद, ठीक है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। तो उसका नाम क्या था, राज्य परिषद था। ऊपरी सदन को राज्य परिषद, और जो निचली सदन थी, दूसरा जो सदन था हमारा, उसको हम निचला सदन बोलते थे। दूसरे सदन को क्या बोलते थे, निचला सदन बोलते थे। और निचले सदन को क्या बोला जाता था, केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था, जिसको इंग्लिश में आप लोग नोट कर सकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत में पहली बार द्विसदनात्मक विधान पालिका बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है।
है। आई होप सारा पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चल रहे होंगे। देखिए बाद में मैं कहीं से अलग से नोट्स या फिर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करने वाली, तो आप लोग अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ये आगे चल के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक विधायिका लाया? तो जैसा कि हमने अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो देखिए आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको बेसिक चीज़ें पता होंगी तभी तो हम आंसर करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भारत में पहली बार जो है द्विसदनात्मक विधायिका कब, विधान पालिका कब आई थी? तो 1919 एक्ट के द्वारा आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा आई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अभी जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कथन कारक, स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है? बिल्कुल तैयार होना है, इसी आधार पे हमको अभ्यास करना है ताकि हमसे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या सही आंसर होगा। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो देखिए सभी महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक है, सभी महिलाओं के लिए नहीं था, बल्कि सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को तो शामिल किया गया था मतदान के लिए, लेकिन उसमें वयस्क मताधिकार शामिल किया गया था। लेकिन वयस्क मताधिकार में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए थे ये एक मतलब कुछ सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही ये अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए और मिला किसको था? सिर्फ सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो कहाँ पे किया गया? तो ये जो हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया कि महिलाएं जो हैं एक अलग स्थान पर वोट डालेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अंतिम निर्वाचन जो है वो किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है विधायिका, जिसे हम केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, यानी कि उसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो अंतिम निर्वाचन था वो 1945 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है ये कहाँ से ली गई है? अडॉप्ट की गई है। निर्गत करने का मतलब कहाँ से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है इसको अडॉप्ट किया गया है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें धारा 42 और धारा 43 से, ठीक है, धारा 42 और धारा 43 से प्रेरित होकर के राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित हुई है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने का शक्ति है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमेशा याद रखेंगे 123, 1 2 3, ठीक है, ये डिजिट याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन का आंसर क्या था कि ये एडॉप्ट कहाँ से किया गया? 1935 से। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक में आप ये याद रखें कि 1935 का अधिनियम जरूर पढ़ें, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है ये लगभग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैक्सिमम चीज़ें 1935 के अधिनियम से अडॉप्ट की गई हैं। ठीक है, उससे ली गई हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है 1935 का अधिनियम हमारे संविधान के निर्माण में।
आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ठीक है, तो ये प्रवृत्त हुआ था आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी लोग नोट करते रहेंगे, अपना नोट्स बनाते रहेंगे और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। और कमेंट में अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको चैटिंग का भी ऑप्शन है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे जो भी बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो आपका चैटिंग ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाइए और जो भी बातचीत करनी होगी आप सब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। देखिए प्रश्न मैं पढ़ते जा रही हूँ, आपको कई सारे प्रश्न जो है सेम भी मिलेंगे, ठीक है, लगभग मतलब उनका तात्पर्य अगर देखा जाए, उनका मीनिंग देखा जाए तो लगभग सेम होगा। तो हमको इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास, और बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको करा रही हूँ कि अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से चीज़ें तैयार होंगी, अधिक से अधिक आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ। ये अगर कोई LLM का भी स्टूडेंट देख रहा होगा ना तो उसके लिए भी ये बेनिफिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो पढ़ेगा ही, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, कोई भी लॉ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको आसानी से पढ़ करके अपना बेसिक जो है, बेसिक से स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपका इंक्लूड की हूँ और इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहीं पे ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई है। इतना ही टाइम दे करके रेगुलर बेसिस पे आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए और अपना हैंड नोट जरूर बनाइए। कॉपी नहीं है तो बाज़ार से 10 रुपये, 20 रुपये या 25 रुपये की एक कॉपी ले लीजिए और वो बना लीजिए LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम या BA-LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से, और उस पर अपना रेगुलर क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद जो सही आंसर है, चारों विकल्प लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन अगर रेगुलर मैं पढ़ा रही हूँ तो 10 क्वेश्चन आप लोग लिखिए और 10 क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसके नीचे आंसर, और जो मैं बता रही हूँ कि इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या आंसर हो सकते हैं उसको आप लोग नोट करिए, तो आप अपना खुद का हैंड नोट बना पाएंगे और अच्छे से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।